दोस्तों आज हम एक ऐसी मिस्ट्री की बात करेंगे जो कि 10 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक हल नहीं हो सकी। ये बात है मलेशियन एयरलाइन MH370 की, जो कि 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से फ्लाई करती है। इसकी मंजिल चाइना के शहर बीजिंग होती है और इस एयरप्लेन में 239 मुसाफिर सवार होते हैं। इन 239 में से 10 कैबिन क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स शामिल होते हैं। 2 पायलट्स में से कैप्टन ज़हीराई और फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद इस प्लेन को उड़ा रहे होते हैं। दोस्तों अगर पायलट्स की बात की जाए तो कैप्टन ज़हीराई, इनका नाम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पायलट्स में शामिल होता था। इनके पास पिछले 35 सालों का एक्सपीरियंस हासिल था और अगर इनके वर्किंग आवर्स की बात की जाए तो इन्होंने अपने पूरे कैरियर्स में 18,000 आवर्स की सर्विस अंजाम दी। दोस्तों रात के 12:41 पर यह फ़्लाइट कुआलालंपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और बताए हुए एल्टीट्यूड यानी 35,000 फीट की बुलंदी पर तेज चली जाती है। इसके बाद ये अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ स्विच करने के बाद पायलट्स इत्मीनान से कंट्रोल टावर को गुड नाइट मलेशियन 370 कहते हैं। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. और दोस्तों ये वो आखिरी मैसेज होता है जो कि MH370 यानी मलेशियन एयरलाइन की तरफ से जो रिसीव होता है। दरअसल दोस्तों टेक ऑफ करने के कुछ मिनट्स बाद ही इसका कंट्रोल टावर से कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है। ये प्लेन 12:41 पे टेक ऑफ किया था और 1:19 पे ये अपने रडार से गायब हो गया था। यानी 38 मिनट बाद इसका कंट्रोल टावर से रब्ता ख़त्म हुआ और ये अपने रडार से भी, सिविलियन रडार से भी गायब हो गया। उस वक्त जहाज़ साउथ चाइना सी के ऊपर फ्लाई कर रहा होता है और न जाने क्या ऐसा होता है कि इसके बाद ना तो कोई मैसेज रिसीव होता है और ना ही इसका कंट्रोल टावर से रब्ता रहता है। दोस्तों ये जहाज़ सिविलियन रडार से तो गायब हो जाता है, लेकिन मलेशियन मिलिट्री का प्राइमरी रडार इसे अगले 1 घंटे तक ट्रैक करता है। उस वक्त ये जहाज़ मेले पेनिनसुला और अंडमान सी को क्रॉस कर रहा होता है। दोस्तों इस वक्त तक तो ये जहाज़ बिल्कुल अपनी ठीक लोकेशन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक हैरानकुन तौर पर यह जहाज़ मलेशिया की तरफ दोबारा यू टर्न करता है और मलेशिया के शहर पीनंग को क्रॉस करते हुए मलाक्का स्टेट की राइट की तरफ टर्न कर जाता है। और ये वो आखिरी जगह होती है जहां तक इसे मलेशिया का मिलिट्री रडार भी फॉलो करता है और इसके बाद ये मलेशियन मिलिट्री रडार से भी गायब हो जाता है। अब दोस्तों इस सूरत में होना तो ये चाहिए था कि 1 घंटे के अंदर अंदर कुआलालंपुर ARCC यानी एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया जाता, ताकि वो जहाज़ के डिसअपीयर होने की वजह जान सकता और जल्द अज जल्द एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर सकता। जबकि उसे 4 घंटे बाद ये इतला दी जाती है कि यहाँ पर एक प्लेन डिसअपीयर हो चुका है। खैर दोस्तों ये खबर मिलने के बाद फ़ौरन एक एमरजेंसी सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है और दोस्तों ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन सर्च ऑपरेशन माना जाता है, क्योंकि इसमें 160 यानी 160 मिलियन US डॉलर की कॉस्ट आती है। इसमें मुख्तलिफ ममालिक की टीम्स हिस्सा लेती हैं और इसमें 60 शिप और 50 एयरक्राफ्ट शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन करने के बावजूद यहाँ पर जहाज़ का कोई सुराग नहीं मिलता और ना कोई ऐसा एविडेंस मिलता है जिससे ये पता चल सके कि जहाज़ यहाँ पर क्रैश हुआ होगा, क्योंकि इतना बड़ा बोइंग 777 अगर इस जगह में गिरा होता तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ जहाज़ की ज़रूर तैरती हुई नज़र आ जाती जिससे ये मालूम हो जाता कि जहाज़ यहाँ पर क्रैश हुआ है। फिर दोस्तों कुछ दिन बाद ये खबर सामने आती है कि मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद, डिसअपीयर होने के बाद ये जहाज़ इनमर्सत नामी सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और सैटेलाइट के डाटा से ये पता चला कि जब जहाज़ ने इनमर्सत नामी सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उस पर लॉगिन करने की कोशिश की, तब जहाज़ इंडियन ओशन में फ़्लाई कर रहा होता है। दोस्तों ये खबर सुनने के बाद एक और उम्मीद जागती है कि शायद हो सकता है अब जहाज़ को ढूंढ लिया जा सके और जल्द ही साउथ चाइना सी से ये सर्च ऑपरेशन ख़त्म करके इंडियन ओशन में शुरू किया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है यहाँ पर जहाज़ के होने की कोई उम्मीद मिल सके। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर भी कुछ दिन का सर्च ऑपरेशन जारी करने के बावजूद यहाँ पर कोई जहाज़ के होने का सुराग ना मिला तो यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। अब दोस्तों ये केस मज़ीद संगीन से संगीन होता चला जा रहा था, क्योंकि सबसे पहले जहाज़ अपनी बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जाता है, वियतनाम की एयर स्पेस में एंटर होता है, फिर उधर से अचानक ये यू टर्न करता है और मलेशिया की एयर स्पेस में दोबारा से एंटर हो जाता है और मलेशिया के शहर पीनंग से 370 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में आखिरी दफ़ा देखा जाता है। फिर वहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी किया जाता है और वहाँ पर जहाज़ के होने का ना तो
हवा में ना तो समंदर में होने का इसका कोई सुराग मिलता है। अब दोस्तों इस बात को कई दिन गुजर चुके थे, तो ये बात तो कंफर्म थी कि जहाज़ कहीं ना कहीं ज़रूर क्रैश हो चुका है, क्योंकि जहाज़ के अंदर इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो इतने 4 से 5 दिन फ्लाई कर सके और अपने आप को कहीं सेफ लैंड करवा सके। और दोस्तों ये सर्च ऑपरेशन अगले 3 साल तक जारी रहता है, जिसमें ये 1,20,000 किलोमीटर स्क्वायर में सर्च ऑपरेशन जारी रहता है, जिसमें भी ये लोग नाकाम रहते हैं और आखिरकार इस सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया जाता है। और फिर 1 साल बाद एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी ओशियन इन्फिनिटी मलेशियन गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसमें ये एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए समंदर के अंदर रोबोट्स का भी इस्तेमाल करती है और समंदर की सतह तक रोबोट्स को भेजती है और उनका मुआयना करती है और समंदर के अंदर एक पूरा सर्च ऑपरेशन किया जाता है। दोस्तों 6 माह बाद ये सर्च ऑपरेशन भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इनको भी कोई एविडेंस नहीं मिलता और ना ही कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिससे ये साबित हो सके कि जहाज़ यहाँ पर क्रैश हुआ है। तो दोस्तों इस वजह से ये सर्च ऑपरेशन भी बगैर कुछ हासिल किए बंद कर दिया जाता है। फिर दोस्तों कुछ सालों बाद इंडियन ओशन के वेस्ट के जजीरे से इसी जहाज़ का राइट फ्लैपरॉन मिलता है। इस फ्लैपरॉन को फिर फ्रांस की सिविल एविएशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास भेजा जाता है। इस पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इस जहाज़ के फ्लैपरॉन के ऊपर लिखा हुआ सीरियल नंबर MH370 का है। अब दोस्तों ये जगह 4000 किलोमीटर दूर होती है उस जगह से जहाँ पर पहले अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन किया जाता है। फ्लैपरॉन मिलने के बाद दोस्तों फ्रांस की पुलिस यहाँ पर 120 किलोमीटर के एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान इन्हें यहाँ पर एक डैमेज सूटकेस और एक चाइनीज़ वाटर बॉटल मिलती है, यानी एक पानी की बोतल जिसके ऊपर चाइनीज़ लिखी होती है, जो कि यकीनन किसी चाइनीज़ पैसेंजर की ही होगी, जो कि मलेशिया से चाइना वापस अपने बीजिंग शहर में जा रहा होता है। लेकिन दोस्तों इनको भी इन 2 चीज़ों को देखने के अलावा कोई और ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे जहाज़ के मलबे का यहाँ पर होने का पता चल सके। तो आखिरकार थक हार कर ये सर्च ऑपरेशन भी बंद कर दिया जाता है। दोस्तों अक्टूबर 2017 में मलेशिया ने अपनी फाइनल रिपोर्ट रिलीज़ करते हुए बताया कि जहाज़ के डिसअपीयर होने से पहले कंट्रोल टावर को ना तो कोई क्रू मेंबर या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम से कोई ऐसा मैसेज रिसीव होता है जिसमें कोई परेशानी वाली बात हो, और ना ही जहाज़ में किसी किस्म की टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर मौसम के खराब होने की इतला मिलती है। और चूँकि जहाज़ अपनी मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाता, तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि जहाज़ कहीं ना कहीं क्रैश कर गया है और उसमें बैठे तमाम के तमाम मुसाफिर जाम बहक हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों जो आज तक 10 साल गुजर जाने के बाद भी जो सवाल उठाया जाता है वो यही है कि अगर जहाज़ क्रैश किया है तो वो किस जगह समंदर के किस हिस्से में क्रैश हुआ है। अब इस मिस्ट्री को लेकर 2-3 थ्योरीज सामने आने लगती हैं, क्योंकि सच का किसी को भी मालूम नहीं होता, तो फिर लोग जो हैं अपने से अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं कि शायद इस तरह नहीं तो इस तरह हुआ होगा। अब इन सब थ्योरीज में से सबसे पहले कैप्टन ज़हीराई पर उंगली उठती है। कुछ लोग कह रहे थे कि कैप्टन ज़हीराई की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, और कुछ लोगों का ये कहना था कि कैप्टन ज़हीराई खुदकुशी करना चाहते थे, क्योंकि उनके घर के हालात भी ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से वो खुदकुशी करना चाहते थे। अब दोस्तों वो ये सब इसलिए कह रहे थे क्योंकि जहाज़ अपनी बिल्कुल ठीक लोकेशन की तरफ जा रहा होता है और अचानक क्यों जहाज़ मलेशिया की तरफ दोबारा यू टर्न करता है, क्योंकि इस सब का कंट्रोल तो कैप्टन ज़हीराई के पास था, और वो क्यों वापस मलेशिया की तरफ यू टर्न लेते हैं और दोबारा इंडियन ओशियन में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस थ्योरी को डिनाई कर दिया जाता है, क्योंकि कैप्टन ज़हीराई की मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक थी, और ना ही ऐसा कभी किया जा सकता है कि किसी पायलट की मेंटल हेल्थ ठीक ना हो और उसे जहाज़ को फ्लाई करने की इजाज़त मिल सके। और दोस्तों अगर बात की जाए उनके घर की, तो उनके घर के हालात भी बिल्कुल नॉर्मल थे, और ना ही उन्हें किसी भी किस्म की फाइनेंशियल प्रॉब्लम का कोई सामना था। इसलिए दोस्तों इस पहली थ्योरी को, जिसमें कैप्टन ज़हीराई पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते हैं, इस थ्योरी को डिनाई कर दिया जाता है। अब दोस्तों जो दूसरी थ्योरी निकल कर सामने आती है वो ये थी कि हो सकता है जहाज़ को हाईजैक कर लिया गया हो। वो दोस्तों इसलिए क्योंकि जहाज़ के अंदर 2 लड़के ऐसे मौजूद थे जो कि स्टोलन पासपोर्ट पर सफ़र कर रहे थे। ये दोनों लड़के ईरानियन होते हैं, और इन दोनों लड़कों की पूरिया नूर मोहम्मद और दिलावर सैयद मोहम्मद रज़ा के नाम से शनाख्त होती है। लेकिन दोस्तों जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो इनके पास स्टोलन पासपोर्ट्स के अलावा कोई और ऐसी बात निकल कर सामने नहीं आती जिससे इनका किसी भी किस्म के टेररिस्ट ग्रुप से लिंक होने का कोई एविडेंस मिल सके। ये दोनों बस यूरोप जाना चाहते थे, जिसमें इन्होंने सबसे पहले बीजिंग की फ़्लाइट ली
اور ادھر سے یہ یورپ میں جرمنی میں جا کر سیٹل ہونا چاہتے تھے. اس لیے اس ہائی جیکنگ والی تھیوری کو بھی دوستوں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اب دوستوں اس پلین میں زیادہ تر تعداد چائنیز لوگوں کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے چائنا میں احتجاجاً ملیشین پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، اور نہ ہی وہ کسی بھی ملیشین ایئر لائن کی ٹکٹس بائی کر رہے تھے. اس وجہ سے ملیشین ایئر لائن کو تو خاصا نقصان پہنچتا ہے. چائنا کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ملیشیا سچ سامنے نہیں لے آتا کہ جہاز کہاں ڈس اپیئر ہوا، کیوں ہوا، اور اگر جہاز کریش ہوا ہے تو وہ کس جگہ پہ کریش ہوا ہے، تب تک ہم ملیشین پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا جاری رکھیں گے. خیر دوستو، آج اس مسٹری کو گزرے ہوئے، اس پلین کو ڈس اپیئر ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں، اور یہ وہ مسٹری تھی جس نے ہر ایک کو حیران و پریشان کر دیا تھا. جس میں سب سے پہلے ساؤتھ چائنا سی میں سرچ آپریشن کیا جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ جہاز جو ہے آخری دفعہ انڈین اوشین میں دیکھا جاتا ہے، پھر انڈین اوشین میں سرچ آپریشن جاری کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کسی ایک جزیرے میں 4000 کلومیٹر دور اس جگہ سے جہاں پر سرچ آپریشن کیا جاتا ہے ایک جہاز کا فلیپران ملتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ فلیپران اس کے اوپر لکھا ہوا سیریل نمبر MH370 کا ہی ہے. سو اس جہاز سے اٹیچ کچھ چیزیں تو ملتی ہیں، جیسے کہ فلیپران یا پھر سوٹ کیس اور یا پھر ایک باٹل جس کے اوپر چائنیز لینگویج کا لکھا ہونا، جو کہ ظاہر کرتی ہیں کہ MH370 سمندر کی سطح میں کہیں پر غائب ہو چکا ہے. لیکن دوستو کسی کو بھی اس کی ایکوریٹ جگہ یا ایسا پن پوائنٹ نہیں پتا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر MH370 کریش کیا ہے. جیسا کہ دوستو آپ جان چکے ہیں کہ کیسے لاکھوں کلومیٹر کے ایریا میں سرچ آپریشن کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، لیکن دوستو یہ سارے کے سارے سرچ آپریشن سالوں کی محنت کرنے کے باوجود بھی جہاز کا کوئی سراغ نہیں لگا پاتے. تو دوستو یہ تھی وہ آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو تفصیلاً وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی جو کہ آج تک یعنی 10 سال گزر جانے کے بعد جو معلومات سامنے آ سکی ہیں. دوستو اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو اس کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیے گا.